मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTHM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। द्वितीय वर्ष BA सेमेस्टर 4 पेपर DSC 1B S1 विषय साहित्य के भेद। साहित्य के भेद पाठ्यक्रम में इकाई 2 गद्य के भेद। गद्य के भेदों में आज हमें निबंध विधा का परिचय समझ लेना है। विद्यार्थियों, तुम लोग बचपन से निबंध शब्द से परिचित हो चुके हैं। निबंध शब्द मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सभी भाषाओं के माध्यम से तुम लोग इससे परिचित हो चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशिष्टता एवं उपलब्धि खड़ी बोली गद्य का विकास है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे गद्य काल की संज्ञा से अभिहित किया था। कारण आधुनिक युग में मुद्रणालयों की सुविधा से कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसी से आधुनिक हिंदी गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। 19वीं सदी के आरंभ से लेकर भारतेंदु युग तक का समय मुख्यतः पत्रकारिता का ही युग था। उस समय भारतीय समाज में एक नवीन सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इसमें गद्य का पूर्ण विकसित एवं शक्तिशाली रूप निबंध ही है। समय अंतर से हिंदी गद्य ने अनेक विधाओं में विकास किया। निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज एवं विवेकपूर्ण लेखों में हिंदी गद्य ने अपने प्रकाश पुंज को विकीर्ण किया, जिससे बौद्धिकता को सक्षम अभिव्यक्ति मिलती गई। फिर भी हिंदी निबंधों का अपना एक विशिष्ट गौरव स्थान बना रहा। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में प्राप्त होने वाले निबंध बहुत कुछ अंग्रेजी निबंध साहित्य से प्रभावित है। इसीलिए आधुनिक साहित्य के विकास के साथ निबंध का भी उद्भव और विकास होता गया। आधुनिक साहित्य अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित है। विषय की दृष्टि से भले ही वह जातीय विशेषताओं से युक्त हो और उसका वैसा होना युक्तिसंगत भी है, परंतु रूप पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो वह पाश्चात्य साहित्य से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देता है। निबंध भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है। तो ऐसे ये जो निबंध शब्द है, ये निबंध शब्द हमारे हिंदी साहित्य में किस प्रकार प्रचलित हुआ और इसने आधुनिक हिंदी गद्य विधा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, इस निबंध शब्द को हमें विस्तार से समझना है। निबंध आधुनिक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में
निबंध का वर्तमान स्वरूप प्राप्त नहीं है। यद्यपि निबंध शब्द भारतीय साहित्य में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। निबंध का मौलिक अर्थ है, यहाँ तुम लोग देख सकते हैं, निबंध का मौलिक अर्थ नि और बंध अर्थात बांधना, अर्थात किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करना या प्रयत्न को निबंध कहा जाता है। इस तरह निबंध का मतलब है बांधना। दूसरा जो अर्थ है वह अर्थ है शाब्दिक दृष्टि से निबंध अंग्रेजी के ऐसे अथवा फ्रेंच के एसाई के रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी में निबंध के पहले प्रस्ताव, आशय, लेख, प्रबंध, रचना, संदर्भ, प्रभूति शब्द प्रयोग के स्तर पर प्रचलित थे। तो इस तरह यहाँ निबंध शब्द इन पर्यायी रूप में यहाँ प्रयुक्त होता था, लेकिन आगे चलकर हमें इस शब्द की जो उत्पत्तिगत अर्थ है, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से निबंध शब्द की जो उत्पत्ति है वह कैसी हुई है और किस तरह इसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पहले तुम लोगों ने नि और बंध और उसके आगे घन प्रत्यय के अनुसार यहाँ निश्चित अर्थेन विषय अधिकृत बंधनम, किसी विषय को निश्चित अर्थ में बांधना निबंध का अर्थ है, अर्थात जिसमें विशेष रूप से बंध या संगठन हो। दूसरे या तुम लोग देख सकते हैं कि उत्पत्तिगत जो अर्थ है नि और बंध और लुट के अनुसार यहाँ निबंधते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधम, जिसमें कोई वस्तु, विचार आदि निबंध किए जाते हैं वह अधिकरण है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सूत्रों में आबद्ध गटी हुई रचना। इन्हीं साहित्यिक अर्थ में निबंध शब्द विकसित है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि निबंध विधा यहाँ किस प्रकार आगे चलकर प्रचलित हुई, उसका जो अर्थ है वो उत्पत्तिगत अर्थ भी तुम लोगों ने समझ लिया, शाब्दिक अर्थ भी समझ लिया। तो यह निबंध शब्द संस्कृत साहित्य में यहाँ किस प्रकार प्रयुक्त होता था वह हमें यहाँ समझना है। संस्कृत में निबंध का प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रों को बांधने की क्रिया के लिए होता रहा है, परंतु आगे चलकर इस शब्द का अर्थ संकुचित होता गया। संस्कृत में यहाँ रामायण आदि महाकाव्यों के लिए निबंध शब्द का प्रयोग होता था, अतः निबंध शब्द संस्कृत से उद्धृत है। इसका अर्थ बांधना या श्रृंखलाबद्ध करना विवेचित है। सुस्थिर भाव विचारों को सुदृढ़ भाषा में सुगठित ढंग से बांधने का काम निबंध कहलाता है। तो यहाँ संस्कृत दृष्टि से इस तरह बांधने का जो कार्य है वह निबंध कहलाता है। तो ऐसे निबंध स्वरूप को यहाँ समझना है। तो निबंध स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न संस्कृत तरह अंग्रेजी विद्वानों ने भी किया है। इन विद्वानों में जॉनसन, अलेक्जेंडर, स्मिथ, हलवर्ड और हिल आदि विद्वान विशेष उल्लेखनीय हैं। जॉनसन ने ऐसे के संबंध में लिखा है कि ऐसे मुक्त मन की मौज अनियमित अपरिचित सी रचना है, न कि नियमबद्ध और व्यवस्थित कृति। इसी आधार पर ऐसे को स्वच्छंदतापूर्वक रची गई कृति कहा है, जिसमें कथात्मक परिष्कार का अभाव हो। वास्तव में अपने मूल रूप में ऐसे किसी विधि, पद्धति, विषय का बंधन नहीं मानता। आगे चलकर डॉक्टर मूरे ने निबंध को इस रूप में यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया है। वह कहते हैं जिसमें किसी भी विषय का पूर्णत्व से विचार किया गया है, ऐसे किसी भी आकार का अपूर्ण लेखन, उसे उन्होंने यहाँ निबंध माना है। इसी प्रकार यूरोप में निबंध साहित्य के जन्मदाता फ्रांसीसी लेखक मोंटेन को माना जाता है। वह कहते हैं इस शब्द का अर्थ प्रयत्न के रूप में वो प्रयुक्त करते हैं। उसके विचार से निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। इस प्रकार यहाँ पाश्चात्य साहित्य में निबंध विधा को
यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह हमें अंग्रेजी और हिंदी के जो विद्वान हैं उनके माध्यम से यह निबंध इस शब्द को किस प्रकार व्याख्यायित और परिभाषित करने का प्रयास हुआ है उसे समझना है। तुम लोग अभी निबंध शब्द की जो अवधारणा है उस अवधारणा को यहाँ संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से समझ गए हैं। अभी हमें परिभाषा के माध्यम से यह निबंध क्या है इसे समझना है। तो निबंध की परिभाषाओं में यहाँ अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी की जो परिभाषा है वो बेंसन की परिभाषा हमारे सामने आती है। वह कहते हैं द पॉइंट ऑफ द एसे इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर एनी सब्जेक्ट विल सफिशिएंस बट द चार्म ऑफ पर्सनैलिटी। अर्थात निबंध का केंद्र उसका विषय नहीं होता, क्योंकि कोई भी विषय उसमें उठाया जा सकता है। उसका केंद्र होता है व्यक्तित्व का आकर्षण। यानी यहाँ निबंध के केंद्र में कोई विषय नहीं होता है। जैसे व्यक्तित्व यानी वैयक्तिकता को उन्होंने महत्व दिया है और व्यक्ति का जो आकर्षण होता है उस दृष्टि से वह उसका विषय निर्धारित करता है। इस प्रकार यहाँ निबंध को उन्होंने परिभाषित किया है। आगे चलकर हमें एक परिभाषा अंग्रेजी के विद्वान की दिखाई देती है जो हिंदी में है, जे.बी. प्रिस्टले। वो कहते हैं सच्चा निबंध परिचित गोष्ठी जैसा होता है। निबंधकार का प्रत्येक वाक्य इसके व्यक्तित्व की मिठास लिए होता है। तो यहाँ उन्होंने यहाँ जो निबंध होता है वो सच्चा निबंध किसी व्यक्ति का अनुभव, किसी व्यक्ति के विचार भाव को यहाँ परिभाषित करने का प्रयास उन्होंने किया है और उस व्यक्तित्व की जो मिठास है हमें उस निबंध में दिखाई देती है। तो यहाँ निबंधों को लेकर अंग्रेजी साहित्य में अनेक विद्वानों ने अपने जो विचार रखे हैं और इसी से हिंदी निबंध का विकास भी यहाँ हमें दिखाई देता है जो समसामयिक पत्र पत्रिकाओं द्वारा हुआ है। इस तरह अन्य गद्य विधाओं की तरह निबंध भी पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में आया माना जाता है। ये वह समय था जब अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक फ्रांसिस बेकन के निबंध मोंटेन के निबंधों के दूसरे छोर पर थे। यानी दोनों के जो विचार हैं वह अलग अलग थे। बेकन ने अपने निबंधों को छोटी टिप्पणियाँ कहा हैं। तो इस तरह या मोंटेन और बेकन में हम अंतर कर सकते हैं। मोंटेन और बेकन के बीच अंतर का सूत्र भी यहाँ दिखाई देता है। लेखक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण निबंध में वैविध्य को अवकाश रहता है। आकार की दृष्टि से निबंध एक लघु और औसत विस्तार वाली रचना है। इस प्रकार उसमें सीमित विषय का सीमित विवरण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है तथा शैली की दृष्टि से निबंध एक स्वच्छंद, व्यक्ति प्रधान, सहज और उन्मुक्त रचना होती है। इसी दृष्टि से अंग्रेजी साहित्य की तरह हिंदी साहित्य में भी निबंध की परिभाषाओं की कमी नहीं है। इसमें किसी समीक्षक ने इस दिशा में अलग से परिभाषा देने का प्रयास किया है और अंग्रेजी शब्दावली का आधार लेकर यहाँ निबंध की जो विशेषताएं हैं उसका भी उल्लेख किया है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में कहा है कि यदि कवियों या लेखकों की कसौटी गद्य है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। इसी तरह आगे चलकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, दोनों वैसे समकालीन थे, उन्होंने भी यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने निबंध के संदर्भ में कहा है, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। तो इन परिभाषाओं से तुम लोग यहाँ निबंध के संदर्भ में समझ गए होंगे, लेकिन आगे चलकर कालांतर में यहाँ निबंध को परिभाषित करने का जो प्रयास है बाबू गुलाब राय ने किया है। उनकी परिभाषा यहाँ सामने तुम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ वो परिभाषा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव
और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। इस तरह उन्होंने यह स्वच्छंदता को, निजीपन को यहाँ महत्व दिया है। इसके बाद अगले विद्वान हैं श्री जयनाथ नलिन के अनुसार वो कहते हैं, निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरल, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक आख्यान है। यानी लघु रचना को महत्व देते हैं और एक स्वतंत्र चिंतन या लेखक का होता है। इन सबसे अधिक जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, उन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त जो परिभाषा है वो देने का प्रयास किया है। और परिभाषा या तुम लोगों के सामने है। वो कहते हैं, निबंध व गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति, सजीवता और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। तो इस परिभाषा से निबंध को तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन व्याख्याओं और परिभाषाओं के आधार पर हमें यहाँ ये समझना है कि इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वैयक्तिकता, स्वच्छंदता, परिपूर्णता, सरलता, गंभीरता, सुसंबद्धता, सीमित विस्तार, संगति, रोचकता तथा प्रभावात्मकता निबंध के आवश्यक गुण हैं। तो यहाँ इस तरह उनके जो गुण हैं, वो निबंध के गुण भी हमारे सामने उद्घाटित हो जाते हैं। इसी के आधार पर इन परिभाषाओं के माध्यम से जो निम्न बातें हैं वो स्पष्ट होती हैं। पहले है, निबंध संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें किसी विशिष्ट अनुभूति अथवा विचार को सम्यक रीति से प्रतिपादित किया जाता है। दूसरी विशेषता है, निबंध में लेखक की वैयक्तिक प्रतिभा के साथ व्यक्तित्व और निजीपन का समावेश होता है। तीसरी है, निबंध में प्रसंगों का महत्व है, उनकी संगति से केंद्रीय विचार या भाव प्रकट और पुष्ट होता है। चौथी विशेषता है, निबंध का उद्देश्य निबंधकार के व्यक्तित्व का निदर्शन है। वह आत्मीयतापूर्ण ढंग से पाठक के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। भाषा का प्रयोग परिमार्जित, प्रौढ़ और संयत तथा शैली में स्वच्छंदता एवं व्यक्ति स्वतंत्रता होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हमारे सामने यहाँ सामने आती है, यानी परिभाषाओं के माध्यम से सामने आती हैं। और इन विशेषताओं के साथ हमें जो यहाँ संक्षिप्त रूप में एक एक मुद्दे के माध्यम से जो विशेषताएं स्पष्ट होती है, वो विशेषता यहाँ इस प्रकार समझनी है। पहली है कसावट, दूसरी है स्वतः पूर्णता, तीसरी है संबद्धता, चौथी है प्रवाह, पांचवी है भाषा और छठवीं है उद्देश्य। तो इन विशेषताओं को जब हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं तो यहाँ ये स्पष्ट होता है। कसावट का मतलब है निबंध कसा हुआ, आकार में छोटा एवं अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। भावों, विचारों का बिखराव इसमें वर्जित होता है। दूसरी विशेषता है स्वतः पूर्णता। निबंध के छोटे आकार का यह अर्थ नहीं कि वह अधूरा हो। वस्तु छोटी या बड़ी हो सकती है पर वो पूर्ण भी होती है। निबंध छोटे गुलाब के फूल की तरह है, अपने में पूर्ण रचना है। उसकी पूर्णता कसी हुई, ठोस तथा सरस अभिव्यक्तिपूर्ण होती है। तीसरी है संबद्धता। भावों और विचारों का तारतम्य निबंध की मुख्य विशेषता है। चौथी है प्रवाह। निबंध के लिए कोई विषय अधूरा नहीं है। यहाँ निबंध की अपनी एक स्वतंत्र गति तथा उच्छल प्रभाव होता है। विचार प्रधान निबंधों में इस प्रवाह की गति गंभीर होती है और भावात्मक निबंधों में वह शिथिल होती है, लेकिन प्रवाह दोनों में समान होता है। पांचवी, निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का सद्भाव निबंध की भाषा शैली में प्रतिबिंबित होता है। रचनाकार के सर्जनात्मक व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अद्वितीयता निबंध के पूरे अस्तित्व को अद्वितीय बना देती है। भाषा का सुबोध, परिमार्जित एवं प्रभावशाली होना सर्वथा आवश्यक है। विषय प्रधान एवं विचार प्रधान निबंधों में तो शब्दों के सटीक प्रयोग के सिद्धांत का भी परिपालन आवश्यक है।
अभिव्यंजना शक्ति के लिए भाषा में लाक्षणिकता का समावेश अपेक्षित है। अलंकार, मुहावरे और लोकोक्ति का समुचित उपयोग भी भाषा की शक्ति को संवर्धित करके शैली में निखार लाता है। पांचवा है उद्देश्य। निबंध का उद्देश्य रस सृष्टि के द्वारा हृदय की अनुभूतियों को व्यापक बनाना है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की वैचारिक अनुभूतियाँ तथा व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। तो इस तरह निबंध पाठकों में इसी की जो स्थापना है वह करते हुए अनुभूतियों को विस्तृत एवं संवेदना को तीव्र बनाते हैं। ऐसे यहाँ निबंध की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के साथ आगे हमें निबंध के जो तत्व हैं उन तत्वों को यहाँ विस्तार से समझना है। निबंध के 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को हमें एक एक करके समझना है। तो यहाँ निबंध के जो तत्व हैं विद्वानों ने भिन्न भिन्न यहाँ जो तत्व हैं वो बताए हैं या अंतिमतः उस पर विचार करके जो 5 तत्व हैं वो हमारे सामने आते हैं। पहला है विषय निरूपण, दूसरा है व्यक्तित्व की व्यंजकता, तीसरा है भाव, चौथा है एक सूत्रता और पांचवा है कलात्मकता। तो पहला जो तत्व है इन आधारों पर यहाँ जो निबंध की रचना होती है उसे हमें समझना है। पहला है विषय निरूपण। विषय वस्तु निबंध का प्रमुख तत्व है। विषय की सफल अवधारणा के लिए प्रारंभ, निर्वाह और अंत के सोपान पर विशेष बल दिया जाता है। विषय के प्रारंभ में ही विषय अनुरूप गंभीरता और रचना लालित्य से अनुप्राणित रचना चाहिए, तभी निबंध का विषय निर्वाह प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। मुख्य वर्ण विषय और प्रासंगिक वर्ण विषयों का सामंजस्य निबंध की गरिमा को बढ़ाता है। प्रासंगिक वर्ण विषयों का उपयोग अतिव्याप्ति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अनुभूति और मनन के आधार पर उपसंहार में स्वउद्देश्यता अभिव्यक्त होना अपेक्षित है। दूसरा है व्यक्तित्व की व्यंजकता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का अंतर्भाव अपेक्षित है, अन्यथा निबंध निजीपन के भाव से वंचित होकर एक शुष्क बौद्धिक कृति मात्र रह जाएगा। विषय प्रतिपादन में गंभीरता के साथ साथ मानसिक लगाव और व्यक्तित्व अथवा निजीपन का दोहरा प्रभाव निबंध में पाया जाता है। इस दृष्टि से आधुनिक निबंध का यह एक प्रमुख तत्व है। तीसरा है भाव। यहाँ भाव तत्व के संदर्भ में कहा गया है कि लेखक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अनेक भावों को एकत्र करता है, उसी को अपने निबंध में अभिव्यक्त करता है। निबंध लेखक के लिए ज्ञान, अनुभव, अध्ययन, मनन का उच्च कलाकार होना चाहिए, तभी वह अपने भावों एवं विचारों से पाठक को मुग्ध कर सकेगा। तो यहाँ अनुभूति का संबंध हृदय और आंखों से है। तो ऐसे ही यह निबंधकार को अपने जीवन की जो अनुभव हैं वह यह प्रकट करने होते हैं। तो यहाँ हमें जो तीसरा तत्व है वो भाव तत्व इस प्रकार दिखाई देता है। उसके बाद जो चौथा तत्व है एक सूत्रता। एक सूत्रता निबंध में विशिष्ट विषय की प्रधानता रहती है, परंतु प्रसंग उचित चित्रण भी साथ साथ किया जाता है। रचनात्मक सूत्रता के आधार पर प्रसंग उचित चित्रण को प्रमुख विषय न बनने दिया जाए। यदि ऐसा न किया जाए तो निबंध के वर्ण विषय की एक सूत्रता स्थिर नहीं रह पाएगी। इस संबंध में एक विशिष्ट स्थिति में विद्वानों ने शंका व्यक्त की है। शंका यह है कि निबंध में यदि एक विषय का निरूपण होगा तो उसमें एक रस्ता होने का भय उत्पन्न हो सकता है। विषय का विश्लेषण करते समय लेखक की दृष्टि केंद्रीय भाव पर रहनी चाहिए और इस दृष्टि से प्रासंगिक भाव भी मूल भाव पर आश्रित रहना चाहिए। तो ऐसे यहाँ एक सूत्रता की जो आवश्यकता है वो होती है। पांचवा तत्व है कलात्मकता। तो कलात्मकता का मतलब है भाषा शैली। तो यहाँ भाषा शैली को लेकर निबंध की कला में भाषा को प्रमुख स्थान दिया गया है। भाषा के अंतर्गत शब्द,
समृद्धि, व्यावहारिक पदावली का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों की सहजता तथा भाषा की सजीव व्यंजना, ये सब कलात्मक व्यंजना के अंगीभूत तत्व हैं। भाषा की दुरूहता निबंध की कलात्मकता में बाधक हो सकती है। निबंध में विषय और विषयी की कलात्मक अभिव्यंजना की दृष्टि से शैली का विशेष महत्व है। हम शैली का जो स्वतंत्र विवेचन है वह समझ लेंगे, इसलिए आप लोगों को निबंध समझने के लिए यहाँ अधिक उपयोग होगा कि निबंध किस प्रकार के होते हैं। उनकी शैली के माध्यम से हमें निबंधों का जो अध्ययन है वो अध्ययन करना चाहिए। तो निबंध की शैलियाँ जो है अनेक प्रकार की हैं। तो यहाँ लगभग जो 9 शैली हैं निबंध की वह निर्धारित होती है। तो उसमें पहली है व्यास शैली, दूसरी है समाज शैली, तीसरी है विवेचनात्मक शैली, चौथी है विक्षेप शैली, पांचवी है धारा शैली, छठवीं है आगमन पद्धति या शैली, सातवीं है निगमन पद्धति या शैली, आठवीं है व्यंग्य शैली, 9 है आवेग या प्रलाप की शैली। तो इन माध्यमों से यहाँ जो निबंध हैं यहाँ इन शैलियों में लिखे जाते हैं। आप लोग शैली को जानते हैं कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व की निर्मिति यहाँ शैली से होती है, इसलिए उसकी शैली का अपना महत्व रहता है। लेखक जो कुछ कहना चाहता है अपने ढंग से कहता है और उसका ढंग ही उसकी शैली बन जाती है। लेखक के भावों विचारों की अभिव्यक्ति उसके शब्द प्रयोगों पर निर्भर करती है, जो उसके आंतरिक आग्रह के प्रतिरूप होते हैं। शब्दों के प्रयोग एवं उन्हें अर्थवत्ता प्रदान करने की पद्धति ही तो शैली है। अंग्रेजी में शैली को स्टाइल कहते हैं। निबंधकार के अभिव्यंजना कौशल का वैशिष्ट्य और संप्रेषण की निजी कलात्मकता उसकी शैली को विशिष्ट बना देती है। इस प्रकार निबंध पर एक ओर लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है तो दूसरी ओर शैली की छाप। ये निबंध का विशिष्ट लक्षण और गुण है तथा निबंध कला के उत्कर्ष के लिए सर्वथा अनिवार्य है। ऐसे यहाँ 9 शैलियों का हमें जो परिचय है वो एक एक करके समझना है। पहली है व्यास शैली। व्यास शैली का मतलब है जुड़े हुए शब्दों को अलग करना व्यास कहलाता है। गूढ़, गंभीर, सूत्रात्मक भाव विचारों को अलग अलग करके उनको फैलाकर सीधी सरल भाषा में समझाने की दृष्टि से उनकी व्याख्या से कर देने वाली व्यास शैली होती है। इस प्रकार यह लेखक व्यास शैली में यहाँ एक एक बात स्पष्ट करते हैं, उसे व्यास शैली कहते हैं। इसे दूसरा नाम प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, स्वच्छता और निर्मलता। इन गुणों से युक्त होने पर शैली प्रसाद नाम की अधिकारिणी हो जाती है। दूसरी है समास शैली। 2 शब्दों को जोड़ना समास कहलाता है। यह शैली भाव संक्षेपीकरण के लाघव से युक्त सूत्रात्मक शैली होती है। भावों और विचारों को अच्छी तरह आत्मसात करके सटीक एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाली इस शैली में सारग्रहिणी अभिव्यक्ति का विशिष्ट सौंदर्य दिखाई देता है। विचारात्मक निबंधों के लिए ये शैली आवश्यक होती है, इसलिए इसमें समाज शैली यानी विचारात्मक निबंधों में समाज शैली मुख्य होती है। यानी थोड़े में बहुत कहने की क्षमता को ही सूत्रात्मकता या समास कथन कहा जाता है। तीसरी है विवेचनात्मक शैली। गद्य की विवेचनात्मक शैली शास्त्रीय विचार एवं विश्लेषण से संबंधित है। गंभीर मनन और चिंतन की वाहिका यही शैली है, इसलिए इस शैली के पाठक भी बौद्धिक वर्ग के ही होते हैं। विचारों की क्रमबद्ध तर्काश्रित अभिव्यक्ति इस शैली का प्राण है। चौथी है विक्षेप शैली। भावात्मक निबंधों की शैली विक्षेप शैली के अंतर्गत आती है। भाव आवेग की प्रधानता होने के कारण इन निबंधों की भाषा में कसाव न होकर शिथिलता होती है। कुछ विद्वान इस शैली को तरंग शैली कहते हैं। इसी शैली का एक विकसित रूप प्रलाप शैली है। निबंधकार इस शैली में अपनी भावात्मक मनस्थिति में डूबकर अपने भाव व्यक्त करता है। पांचवी है धारा शैली। इस शैली में तन्मयता और तारतम्य की विशिष्ट योजना रहती है, परंतु विषय का निरूपण भावतापूर्ण ढंग से
होता है। तो यह धारा शैली है। उसके बाद है छठवीं आगमन पद्धति या शैली, जहाँ स्थापन को पहले प्रस्तुत कर दिया जाए और बाद में क्रमशः उसको तर्कों से सिद्ध किया जाए, अथवा जहाँ सिद्धांत निरूपण पहले कर दिया जाए, बाद में उदाहरणों दृष्टांतों से उसको सिद्ध किया जाए, वहाँ आगमन शैली होती है। इसकी गति विशेष से सामान्य की ओर जाती है, यानी कोई विशिष्ट जो मुद्दा है, पॉइंट है, वर्ग देना और वैसे आगे चलकर विश्लेषित करना। तो इसी प्रकार, और इसके विपरीत है यहाँ निगमन शैली, जिसे निगमन पद्धति या शैली कहते हैं। यह आगमन पद्धति के विपरीत चलती है। इसकी गति सामान्य से विशेष की ओर होती है, जहाँ लेखक अपने अध्ययन, अनुशीलन और अनुभव के आधार पर उपलब्ध सत्य को पहले प्रस्तुत करके उसका विवेचन करते हुए सिद्धांत निर्धारण करता है या उसको सूत्र रूप निष्कर्ष में उपस्थित करता है, वहाँ निगमन शैली होती है। दोनों शैलियों की भाषिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो यह 7वीं के बाद है 8वीं शैली, व्यंग्य शैली। जीवन को जीने योग्य, हंसमुख तथा सुरम्य बनाने के लिए व्यंग्य संजीवनी प्राणपद है। जीवन के सभी क्षेत्रों और साहित्य की सभी विधाओं में व्यंग्य का स्वागत होता है। व्यंग्य विवेचनात्मक निबंधों का संबल, भावात्मक निबंधों का पोषण तथा विवरणात्मक निबंधों की आत्मा है। मनुष्य की प्रत्येक गति एक व्यापार है, उनकी उपयोगिता निसर्ग सिद्ध है। इस तरह मनोरंजन के कारण आज व्यंग्य शैली अधिक यहाँ प्रयुक्त होती है। उसके बाद है 9 आवेग या प्रलाप की शैली। जब हृदय में प्रेम या करुणा का बांध टूट जाता है तो बरसाती नदी की जलधारा के निर्बाध प्रवाह के समान ये शैली भाषा की कगारों को तोड़ती हुई प्रभावित होती है। तो उसे आवेग या प्रलाप शैली कहा जाता है। जैसे बरसात में यहाँ नदी को बाढ़ आ जाती है और उसे रोक पाना कठिन हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ इस शैली में कोई लेखक अपने भाव या विचार रखता है तो वह ऐसे एक प्रभाव में यहाँ व्यक्त करते जाता है। इस तरह यहाँ निबंध की भाषा और शैली जो है, यहाँ शैली, इन शैलियों में निबंधकार निबंध की रचनाएं करते हैं। तो ऐसे जो निबंध लिखे जाते हैं वो निबंध कई प्रकारों में लिखे जाते हैं। तो यहाँ निबंधों के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः व्यक्ति प्रधान और दूसरा है विषय प्रधान। इन दो आधारों पर हमें यहाँ निबंध के प्रकार दिखाई देते हैं, वस्तुनिष्ठ या वस्तुपरक। उसके दो भेद है, वर्णनात्मक और दूसरा है विवरणात्मक। इधर व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक जो निबंध होते हैं उसके मुख्य 4 भेद हैं। पहला है विचारात्मक, दूसरा है वैयक्तिक, तीसरा है भावात्मक और चौथा है ललित। तो ऐसे प्रकारों में जो निबंध हैं वो लिखे जाते हैं। हिंदी निबंध विधा इन्हीं प्रकारों के माध्यम से समृद्ध हुई है। तो भारतीय युग से लेकर आज तक अनेक निबंधकारों ने इस विधा को समृद्ध किया है। तो यहाँ निबंध की जो रचना है किन तत्वों के आधार पर, यहाँ किन विशेषताओं को लेकर होती है, इसे तुम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। तुम लोगों को यहाँ निबंध के साथ, यानी निबंध के विवेचन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।